खान साहब एक पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का पहला जो है क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं सबका क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी में, 100 क्वेश्चंस सीरीज में। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल पढ़े हैं ऑलरेडी आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर जूल। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। तो बताइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट कंडक्टर का कितना होगा, कौन सा होगा? देखिए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हमारा ओम, बट ओम ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ओम मीटर। तो हाँ, इलेक्ट्रिकल वाला इसलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा तो ओम मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्स का यूनिट न्यूटन। अच्छा, पहले थर्ड नंबर, वो पावर का यूनिट वाट, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर फोर्स का यूनिट न्यूटन। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर डिस्टेंस का यूनिट है ये। झारखंड के एमपीपीएससी का क्या में आया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का थिकनेस का यूनिट किससे होता है? डॉप्सन। डॉप्सन में नापाया जाता है ओजोन लेयर का थिकनेस। लाइट ईयर क्या है? एक डिस्टेंस है जो ट्रेवल एक साल में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पार्सेक क्या है? पार्सेक भी एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। किस लिए? ये स्टार्स का जो रिलेटेड होता है, स्टार्स का कितना डिस्टेंस है अपने अर्थ से, तो ये कितना लाइट ईयर के बराबर होता है बताइए। ऑलरेडी सोलर सिस्टम में आपको बताए हैं, एक पार्सेक बराबर 3.25 लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस है तो पार्सेक भी डिस्टेंस ही होगा। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेज। किस में 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए। एक इंच में कितना सेंटीमीटर? एक इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक इंच में कितना मिलीमीटर? अरे कितना मीटर? 0.39, ठीक है। घुमा के पूछा है, बस मीटर है ये, ठीक है। तो हाउ कैन द हाइट, तो 0.39 जो है मतलब 1 मीटर में 0.39 गुना करेगा तो सीधा इंच आ जाएगा। एक्चुअली इंच नहीं था, ये फीट देना चाहिए था, तो आदमी कंफ्यूज कम होता है। नॉर्मल सा पकड़ना था ना, कि जैसे नहीं मीटर बोल रहे हैं, सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, तो 0.39 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर। 1/2.54 होगा ना, तो सेंटीमीटर होगा 2.5 अप्रोक्स हम लोग जानते हैं ना, तो 0.4 है ना, वही ना अप्रोक्स। तो ये सेंटीमीटर, इतना इंच बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितना होगा? 6 फीट लंबा आदमी है, 6 फीट होगा तो उसका सेंटीमीटर में कितना आएगा बताइए? 183 के आसपास। तो 183 कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 10 टू पावर करेंगे? सेंटीमीटर से पहले मीटर में कर लो, तो 183 में एक और जीरो बढ़ा दीजिए, है ना। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, अरे 100 सेंटीमीटर, तो 183 में दो जीरो और बढ़ाइएगा तो उतना मीटर, और उतना इंटू 10 टू द पावर कितना, नैनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ता है? 10 टू द पावर 9। तो 2 कमाएंगे तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 183 होगा कि 181 होगा वो आप इसको निकाल दीजिएगा, 2.54 से गुना कर दीजिएगा और 12 से गुना कर दीजिएगा।
6 फीट है ना, तो 6 गुने 12 गुने 2.54 जितना आएगा उतना इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, -9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, मेगावाट जो है पावर होता है वो क्या होता है? जनरेट होता है ना। हाँ, मतलब मेगावाट जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो पढ़े हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना पावर बनाती है ना, बनाती है ना वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच, वर्क का जूल सही है, फोर्स का न्यूटन सही है, मास का केजी सही है, प्रेशर का पास्कल चाहिए था, डाइन है, डाइन जो है सीजीएस यूनिट है फोर्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ स्पीच, नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो नेविगेशन में यूज होता है सही है, एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ये भी सही है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम ये गलत है, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस नापता है ये। ठीक है, तो नॉट है स्पीड का, जो समुद्री जहाज वहाज रहता है उसका स्पीड हम लोग नॉट से नापते हैं, तो बाकी तीनों सही है, लास्ट गलत है। नेक्स्ट, यूनिट से कितना क्वेश्चन है यार। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर, है ना, दोनों के यूनिट है। एनर्जी का यूनिट जूल होगा तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होगा, तो बी ऑप्शन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन कितना मिलीमीटर होगा? 1/1000, 1/1000, क्योंकि 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, और 10⁻⁻6 होता है, लेकिन मिलीमीटर में 10⁻⁻3 होगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होता है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स ए लेंथ ऑफ 10⁻⁻6-4 सेंटीमीटर, -6 मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर ऑप्शन में है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, 2 कम जाएगा। तो यूनिट का कन्वर्जन आपस में समझना चाहिए, आना चाहिए आपको। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सही मैच नहीं है। डेसिबल साउंड का सही है, हॉर्स पावर पावर का सही है, नॉटिकल माइल डिस्टेंस का सही है, सेल्सियस हीट ये गलत है। सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, हीट जो है जूल है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट कौन नहीं है? वाट, वाट जो है पावर का यूनिट है, बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल सब हीट है ना। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, वेरी गुड। 1 किलोग्राम इज इक्वल 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है ना। पिको एक्चुअली CO होना चाहिए, स्पेलिंग गलत लिख दिया है, BPSC वाला है ना, कुछ भी कर सकता है, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। अगर फेमटो होता तो -15 हो जाता, वाइटो होता तो 18 हो जाता, ओटो हो जाता तो 21 हो जाता। पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल से क्या नापाता है? प्रेशर, प्रेशर नापते हैं। पास्कल व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बार। ठीक है, एक बार में 0. कहाँ गया? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, इतना कितना बार होगा? 0.1 बार। ठीक है, पढ़े थे ना कल। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? माइक्रोन होता है 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻�10, नैनो होता है 10⁻�9, फर्मी होता है 10⁻15, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, तो फर्मी। वो व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? क्यूसेक से क्या नापाता है? क्यूसेक बोले तो क्यूबिक सेकेंड, क्यूबिक क्या है? वॉल्यूम, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बताइए? हाँ हैं, मीटर क्यूब और सेकेंड, तो क्या होगा? डेप्थ क्यूसेक में क्यों ना पाएंगे भाई, वो तो मीटर में ना पाएगा, उसमें टाइम कहाँ से आएगा? टाइम है ना इसमें, क्वांटिटी ऑफ वाटर।
क्वांटिटी में कहाँ से टाइम आ जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू डिस्चार्ज बाई टाइम। वॉल्यूम में टाइम कहाँ आता है? डिस्चार्ज का क्या होता है यूनिट? डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड। पढ़ी है कहीं? डिस्चार्ज क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट है, तो यहाँ पर सेकेंड नहीं होकर के इनटू सेकेंड है, तो सेकेंड स्क्वायर से गुना होगा। डॉप्सन किससे होता है? थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, सी ऑप्शन, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए इसमें लिस्ट जो है कौन कौन है सबका असाइनमेंट बताइए। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए का हो जाएगा 4, एक ही ऑप्शन है, लड़ गया। बी का 3 सही है कि नहीं देख लीजिए। फोर्स का न्यूटन, और सी का 1 वर्क का जूल, ये भी सही है। और डी का 2 इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकंड, सही है। ओके, सेकंड वाला बताइए अब। हीट हो गया कैलोरी, तो डी का 1, और ऊपर करिए, ऑप्शन वाला नहीं है क्या, गायब है? अच्छा, तो वाट हो गया पावर, तो ए का 4, डी का 1, और नॉटिकल माइल, सी का नेविगेशन, सी का 2, और नॉट हो गया स्पीड ऑफ शिप, बी का 3। ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। 4 वाला सही है। ए का 4, हाँ, सी ऑप्शन। जूल किसका है? वर्क का, तो ए का 3 पहला ही लड़ गया। बी का 1 एम्पियर हो गया करंट, सी का 2 वाट हो गया पावर, और वोल्टेज हो गया पोटेंशियल, तो डी का 4 और ई का 5 कैलोरी हो गया हीट, ठीक है। नेक्स्ट, हाई स्पीड एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा, पहले पकड़ लीजिए कोई एक भी से। डी का 4 दो ऑप्शन है, तो एनर्जी का जूल हो गया। फिर सी प्रेशर का पास्कल, तो सी का 3, फिर वो भी दोनों लड़ गया। तब ए बी पकड़िए। वेवलेंथ हो गया एंगस्ट्रॉम, तो बी का 2, तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ए का 1 हाई स्पीड माक नंबर है ना, ये शिप में यूज होता है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आगे पढ़ लीजिएगा, तो ये बी ऑप्शन हो गया। ये बताइए रिक्टर स्केल, तो ये क्या है? अर्थक्वेक का इंटेंसिटी पता चलता है, तो सी का 2 दो आ गया। फिर एक और बताना पड़ेगा, बार प्रेशर हो गया, तो डी का 1, तो ये ऑप्शन लड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यूसेक हो गया कंप्यूटर, तो ऑप्शन में नहीं लड़ रहा ना जी, कौन सा? 3 4, बी का 4 बाइट का कंप्यूटर, हाँ डी ऑप्शन, ठीक है। क्यूसेक हो गया रेट ऑफ फ्लो, बाइट हो गया चौथा कंप्यूटर, सी का 1 प्रेशर, और बार बोले तो 2, सी का इंटेंसिटी, रुक जाओ, सी का 2 होगा, 3 4 2 1, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। क्यूसेक हो जाएगा आपका 3, तो क्यूसेक हो गया रेट ऑफ फ्लो, बी का 4 बाइट हो गया कंप्यूटर, फिर सी का 2 रिक्टर हो गया इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और डी का 1 बार हो गया प्रेशर, ठीक है। बी ऑप्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑप्शन में था क्या? वही डिस्चार्ज वही है, रेट ऑफ फ्लो वही है, डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑप्शन था उसमें, देखो तो, बैक करो। डिस्चार्ज तो हम बोल ही रहे हैं, डिस्चार्ज का यूनिट है वो, तो डिस्चार्ज वही होता है ना। रेट ऑफ फ्लो कहाँ है ऑप्शन में? अरे तो रेट थोड़ी है उसमें, रेट कहाँ है? अरे फ्लो रेट को क्या बोले? डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम। डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम क्या आएगा? क्यू बराबर वी टी पड़ी है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? डिस्चार्ज बाई टाइम। डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लेना, फ्लो ऑफ वाटर भी इसको दे रहा है आंसर, तो फ्लो ऑफ वाटर देख लेना, आंसर देख लेना एक बार, और क्या कन्फ्यूजन हो रहा है तो
रेट ऑफ फ्लो एक्चुअली होता है। मैकेनिक्स, अब आ जाइए मैकेनिक्स में। यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। सिंपल मशीन हेल्प्स ए पर्सन इन डूइंग। सिंपल मशीन जो होता है वो पर्सन को क्या, कोई भी काम को क्या करता है? सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। ओ 3 इडियट्स पढ़े थे। व्हाट इज मशीन? तो क्या बोल रहा था आमिर खान? एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। फिर वहाँ अलवा बहुत लंबा चौड़ा बताया, वही मैं बता रहा था सिंपल लैंग्वेज में। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। ठीक है। तो बी। चौथा क्या है? मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। हाँ, अगर वो सांस लेगा तो सेंसिटिव बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, इफेक्ट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है प्रेशर पर। सांस लेने से क्या फर्क पड़ेगा? सांस ज़्यादा डीपली लेगा तो वो मतलब वो क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा, अनअफेक्टेड होगा। सांस लेने से थोड़ी सेंसिटिविटी गड़बड़ा जाएगा। अनअफेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? टाइम, स्पेस, स्केलर है, स्पीड स्केलर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन बताइए। वेक्टर तो बहुत कुछ है। मोमेंटम, बाकी सब प्रेशर स्केलर है, वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है। ए ऑप्शन। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी? पी बराबर एम भी पढ़े हैं तो मास हो जाएगा। मोमेंटम बाई वेलोसिटी पूछ रहा है तो मास पी बराबर एम भी, तो एम बराबर पी बाई भी। तो सी ऑप्शन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है? मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ है ना। तो एम ए हो जाएगा। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल बी। अच्छा, कह रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है दोनों का नंबर सेम आ रहा है क्यूब का, तो लेंथ पूछ रहा है। ठीक है। तो बताइए, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। हाँ, और सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो इसमें क्या बोल रहा है? 6a स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। 6a स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब, तो ए स्क्वायर से ए क्यूब, ए बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है। तो डी का ऑप्शन हो जाएगा 6। बोर्ड यहाँ लगा दो, कुछ क्वेश्चन बताना पड़ेगा हमको लग रहा है साइड में। कुछ बड़ा कर दो ना, क्या टेंशन है। 2-4 को क्वेश्चन में वैसा लफड़ा आएगा, बाकी सब देखो मारो वाला रहता है। ले लो इधर पूरा, रहने दो। 10th नंबर क्या है? ऊपर कीजिए थोड़ा। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो डी ऑप्शन। ठीक है। नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी को नहीं आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विंड का एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे? जो एनर्जी विंड का होता है मूवमेंट की वजह से ही आएगा सिर्फ, तो ओनली काइनेटिक होगा। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा फॉर्म होता है विंड पावर में? काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इन साइड लीन बैकवर्ड्स बिकॉज ऑफ। बताइए, जब अचानक से ट्रेन मूव होता है तो उसका मूडी ऐसे हो जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया तो कौन सा इनर्शिया? मोशन की रेस्ट, क्योंकि अचानक से वो बैठा हुआ था, अचानक से ट्रेन चला तो बैक जाएगा। अगर मूव फॉरवर्ड करता तो मोशन की वजह से चलते रह रहा है, अचानक से ब्रेक लगा तो आगे की ओर झुक जाएगा, है ना। तो ये बैकवर्ड पूछा ना, बैकवर्ड बोले तो रेस्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज आइस पे चलना टफ है और रोड पे चलना के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हाँ, तो आइस जो है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हम लोग चलते हैं,
तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो कोई अपोजिट फोर्स वाला होगा तो हमको भेजेगा आगे, तो हम लोग बैक मारते हैं फोर्स और जाता है आगे, तो आइस का फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू रोड, इसलिए हमको डिफिकल्ट होता है चलना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ए मैन जम्प एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव ऑफ विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ऊपर कीजिए। हाँ ठीक है, पहले डाटा ले लेते हैं, इसमें रुक जाइए। मैन कितना मीटर पे जा रहा है? 5 मीटर। हाँ, आदमी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये कौन सा क्वेश्चन है? 15 नंबर। और दूसरा कौन है? बोट कितना स्पीड से जा रहा है? 0.5। बोट जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लीजिए। तो हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ मैन? मोमेंटम कंजर्व होगा ना जी, तो m1 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्योंकि अब अनबैलेंस चीज़ कुछ भी नहीं दे रहा है। तो जब अनबैलेंस चीज़ नहीं देगा तो एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे, तो जो पहले का मोमेंटम होगा बाद का मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो कितना टाइम्स हो जाएगा बताइए? मास हमको बताना है, v1 v2 पता है हमको, मैन का मास पता होता है ना, बोट का मास पता होता है ना। तो खाली नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है ना, रेशियो पूछ रहा है ना जी वो। हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ मैन? तो 5। तो ये हो जाएगा m1 है तुम्हारा मैन और m2 है तुम्हारा बोट, तो ये हो जाएगा 5m1 इज इक्वल टू 0.5 m2। तो ये उड़ाओ, यहाँ हो जाएगा 10, 5 से 2, ये हो जाएगा 10, 10 m1 इक्वल टू m2, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बोट जो है 10 टाइम्स जो है m1 के बराबर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ट्रक, कार एंड मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तीनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। इफ इक्वल स्टॉपिंग ऑफ फोर्स आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ x, y, z, देन बताइए, मास पे डिपेंड करेगा सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी सबका बराबर है, तो कौन पहले रुकेगा कौन बाद में रुकेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा वो पहले। हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m3 v3 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर है सबका, है ना? 16 नंबर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इसमें देखिए हाफ तो आपका साफ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड, फोर्स सेम लगाया जा रहा है, फोर्स सबको सेम लगाया जा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कि सबका फोर्स सेम है। कौन सा है जी? ट्रक, कार है और मोटरसाइकिल है, तो सबका फोर्स सेम है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m v माइनस u बाई टी लिख सकते हैं ना। तो u तो सबका जीरो ही होगा ना, क्योंकि वो सब लोग स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करा है ना, बाद में चलना। अरे v जीरो है सबका, स्टॉपिंग फोर्स है तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही आएगा। तो मतलब इसमें से एक जीरो करेंगे तो हमको निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, हमको डाटा मांग रहा है वो। तो mu बाई टी हो जाएगा सीधा सीधी, ये mu बाई टी फोर्स। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पर u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर होगा, क्या कि फाइनल वेलोसिटी तो सबका जीरो है, मतलब फाइनली तो वो रेस्ट पे आ रहा है। तो हमारा ये पोर्शन जो है सबका सेम है। इसका मतलब क्वेश्चन में और क्या दे दिया आपको? m1 u1 बाई t1 इज इक्वल टू m2 u2 बाई t2 इज इक्वल टू m3 u3 बाई t3। ये भी आपका इक्वल है। क्वेश्चन में यही दिया ना कि आपका फोर्स भी इक्वल है और ये आपका काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है कि नहीं? तो m1 u1 स्क्वायर और m2 u2 स्क्वायर और m3 u3 स्क्वायर भी आपका इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे कि ये चीज़ें इसमें हम लोग क्या, यहाँ पर 1/t1 के जगह पर हमारा क्या आ रहा है? u1। 1/t1 के जगह पर u1 करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि
U1 जो है 1/T1 का इक्विवेलेंट है, U2 जो है 1/T2 का इक्विवेलेंट है, और U3 जो है 1/T3 के इक्विवेलेंट है। यही इससे रिलेट हो रहा है ना, है? समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे देखिए, हम इतना खाली इक्विवेलेंसी फार्मूला बताए थे, लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसको आंसर बता सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो डाटा थोड़ी पूछ रहा है। वो सिर्फ क्या बोल रहा है कि हम कोई बड़ा गाड़ी को लेके जा रहे हैं, कोई छोटा गाड़ी को लेके जा रहे हैं, और कोई XYZ चला तो कौन, तो हम एक चीज़ कॉमन सेंस बताइए। जिसका कम रहेगा नहीं, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो, जैसे ट्रेन है, ट्रेन ज़्यादा दूर जाने के बाद मैंने ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है, तो जो स्पीड कहाँ सेम है, v² हाफ mv² सेम है। हाँ, हाँ? जैसे देखिए हम if equal stopping force apply and then stop after traveling or distance of x, y, z respectively. मुझे लगता है x इक्वल टू y इक्वल टू z होगा, क्योंकि हाफ कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी सबकी सेम है। हाँ, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3। नहीं, वो स्पीड से नहीं है सबका। अगर mv² सबका सेम है तो एक किसी का मास कम है तो किसी का वेलोसिटी ज़्यादा है, तब नहीं इक्वल होता है। लेकिन डाटा तो नहीं दिया ना मास से रिलेटेड कुछ भी। मास से रिलेटेड डाटा देगा तभी तो कुछ आप कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं आप, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, पढ़े हैं ये इक्वेशन? तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या किए, यहाँ पर v हमारा 0 है, तो 0 इक्वल टू u² प्लस 2as होगा, है? तो अगर हम u² इक्वल टू -2as लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड हाफ m से गुना कर देंगे, ठीक है, -12m। कोई तकलीफ? माइनस को हटा दो ना, अभी हम लोग सिर्फ x, y, z पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो माइनस को भी टर्म हटा देते हैं, हाफ, दोनों साइड हाफ m से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है? तो यहाँ पर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि पहला कौन था, ट्रक, तो ट्रक कितना चला था, x, दूसरा है कार कितना चला है, y, और तीसरा है मोटरसाइकिल चला है z। तो पहला वाले का काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पहला वाला का फोर्स सेम है, सारे का काइनेटिक एनर्जी और फोर्स सेम है, स्टॉपिंग फोर्स सेम है ना सब में। तो स्टॉपिंग फोर्स यहाँ माइनस होगा, इसलिए इसको स्टॉपिंग फोर्स ले रहे हैं। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ, XYZ डिस्टेंस है, तो ये -f को हम लोग स्टॉपिंग फोर्स लेंगे, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग फोर्स सेम है, इसका मतलब कि ये और ये तो ऐसे ही कट गया, तो s बराबर क्या आएगा, 1 आएगा फॉर्मूला के अनुसार। तो s जो है, डिस्टेंस जो है फिक्स आएगा सबका, XYZ कुछ भी चले। क्वेश्चन में दिया ना जी, इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग XYZ। तो पहले वाले का मान लो काइनेटिक एनर्जी E1 था, और दूसरे वाले फोर्स था F1, और इसका डिस्टेंस कितना चला, x। ये इक्वेशन हो जाएगा, होगा ना। दूसरे वाले का क्या है, E2, और फोर्स है F2, और ये चलेगा y। तो यहाँ F2 और इसको भी तो हम E1 लेंगे, क्योंकि बराबर है ना क्वेश्चन के अनुसार, सबका काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तीसरे वाले का भी हम लोग तो E1 ना लेके EA ले लेते हैं डायरेक्ट, फोर्स भी हम सबको बराबर लगाए हैं, -f सेम है, तो इंटू z। तो जब E सबका बराबर है तो XYZ भी बराबर होगा, तभी ना बराबर आएगा। समझ में आ रहा बात? अरे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबका वर्क भी बराबर बोल रहा है, फोर्स भी बराबर बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आएगा। समझ E बराबर फोर्स हो ही जा रहा है, तो फिर x कहाँ से
ये 1 है, इसीलिए सब 1 मीटर चलेगा। 1 है तभी नहीं दोनों बराबर आएगा। तो तीनों आपका 1 मीटर होगा, c बराबर x बराबर y बराबर z। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर करिए। ए पर्सन इज सिटिंग इन ए कार विच इज एट रेस्ट। पर्सन जो है कार में बैठा हुआ है जो रेस्ट पर है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द 4 व्हील्स ऑफ द कार इज एल। रोड से रिएक्शन लग रहा है R। व्हेन द कार रन्स ऑन ए स्ट्रेट लेवल हाउ विल द रिएक्शन फ्रंट व्हील वेरी। रिएक्शन कितना पे वेरी करेगा? आदमी जो बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है, तो जब रेस्ट पे है तो फोर्स तो 0 होगा, तो रिएक्शन भी 0 होगा, मतलब रिएक्शन भी हर एक व्हील पे सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू R। ठीक है, तो ये हो जाएगा C पे, C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट An oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with uniform acceleration। बड़ा कर दीजिए। तो ऑयल टैंकर क्या बोल रहा है? ऑयल टैंकर में ऑयल भरा हुआ है और उसको फिर हम लेवल रोड पे आगे की ओर ले जा रहे हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है हमारा। तो फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल, देन फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल कैसा होगा? तो जब देखिए, जब हमको ऐसे भी हम कोई भी चीज़ में कॉमन सेंस याद रखिए, जब हमको क्वेश्चन में डाटा नहीं दे और इक्वल वाला ऑप्शन होता है वही होता है, क्योंकि वो घुमाया हुआ रहता है। डाटा देगा तभी इंक्लाइन टिंक्लाइन जो भी प्रॉब्लम है वो सब होगा। तो क्या बोल रहा है? ऑयल टैंकर में आधा ऑयल भरा हुआ है और वो आगे की ओर जा रहा है लेवल रोड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रहा है इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। वो हिले डोलेगा तब ना कुछ गड़बड़ाएगा, है ना? तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, ए ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा है, v-u/t। पढ़े हैं आप लोग? तो ये पहला ऑप्शन। असर्शन क्या बोल रहा है? ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कार प्रोपेल हिमसेल्फ बाई व्हीसलिंग। कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाई व्हीसलिंग। बोले तो वो बैक जा सकता है अति करके, सिटी बजा के। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। अपने आप कैसे चलेगा वो? विसल करेगा तो थोड़ा सा कुछ एनर्जी लगेगी ना। विसलिंग बोले तो मतलब सीटी बजाना। तो सीटी बजाने से वो चलने लगेगा, पीछे जाएगा। फोर्स अगर उसको आगे रखता है तो वो पीछे जाएगा। हैं? अगर फूक ऐसा मार रहा है हाँ, तो थोड़ा सा पीछे जाएगा कुछ। नहीं, सीटी मारने से आदमी चलने थोड़ी लगेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मूवमेंट होना चाहिए ना। सीटी मारने से मूवमेंट हो जाएगा? अगर तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा तो भी सही हो जाएगा फिर। तो रीजन तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। असर्शन रीजनिंग है, ऑप्शन लाइए। द वेट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, पहला है इन स्टेटमेंट इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर दैन टू कीप इट मूविंग। अच्छा, स्टार्ट करने में ज़्यादा हार्ड पुश करना पड़ता है और एक बार मूवमेंट में आ जाता है तो हार्ड नहीं होता। सही बात है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, द व्हील्स टेंड्स टू स्लिप इनिशियली, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। हाँ, एक बार कार्ट मूवमेंट हो, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे कम होता है और स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आएगा, उसके बाद वो काइनेटिक फ्रिक्शन पे जाएगा, उसके बाद वो रोलिंग फ्रिक्शन पे जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमको मूवमेंट लगता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए 4 व्हीलर व्हीकल मूविंग ऑन ए शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड। तो कैसा, किधर की ओर गिरेगा? ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील। कौन सा जा रहा है? शार्प सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ में शार्प में ऐसे जा रहा है गाड़ी, तो ये कभी भी जब गाड़ी इधर की ओर जाता है तो इसको सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, लेकिन इसको भगाएगा कौन?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भगाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको आउटवर्ड फोर्स मारेगा, तो ये कैसा गिरेगा, बाहर की ओर फेंकाता है। हाँ, कोई भी बॉडी अंदर की ओर चलता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, लेकिन फेंकाता है बाहर की ओर। स्विच ऑफ हो गया क्या? क्वेश्चन क्या था, फोर व्हीलर जो है शार्प सर्कुलर पाथ में जा रहा है हाई स्पीड पे, तो ओवरटर्न कैसे होगा, बाहर की ओर होगा, है ना। अचानक से कोई भी चीज़ ऐसे जाता है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करके रखता है, लेकिन हाई स्पीड पे जाएगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फेंक देगा। तो बाहर की ओर फेंकेगा तो किसके अबाउट ओवरटर्न होगा, वो आउटर व्हील के अबाउट। तो स्पीड आउटवर्ड होगा और आउटर व्हील के अबाउट, तो 1 और 3 पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको नेक्स्ट में डाल दो, ठीक है। प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड डायरेक्ट, स्पेस में आदमी सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। ये कौन बोला था कि जितना भी मतलब चीज़ है वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा? ये कौन बोले थे? आर्यभट्ट। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का थ्योरी कौन दिया था? आइजैक न्यूटन। वे इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेस शिप इट विल, अगर स्पेस से हम एप्पल को छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये नहीं गिरेगा, स्पेस है तो किधर जाएगा? ये मूव अलोंग विद स्पेस शिप एट द सेम स्पीड, ठीक है, स्पेस के साथ ही जाएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, पीसा का जो झुका हुआ टावर है वो गिर क्यों नहीं रहा है? लोवेस्ट पोजीशन पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लीनिंग टावर का पीसा का लोवेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए वो गिर नहीं रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर ट्वाइस, अगर हम दुगना कर दिए डिस्टेंस तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या इफेक्ट होगा अर्थ और सन का? जी, फोर्स बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, इधर जूम करिए, फोर्स बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सब कुछ सेम है, खाली ये चेंज हुआ। इसका मतलब कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना आपका, तो दुगना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा वो, है ना। इसको हम लोग क्या कर दिए, ये पहले आर था, अब 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4r स्क्वायर हो जाएगा, बोले तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इसका जो पहले था उससे, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम एबव इट्स वेट रिमेन्स, अगर वेट क्या होगा, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस समय वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अचानक से गिरता है तो उस समय वेटलेस होता है, ठीक है ना, तो वेट 0 हो जाता है। अभी भी फील किए होंगे कोई राउंड वाला ऐसे ऐसे जो झूला होता है, उसमें आप सबसे ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आपको एकदम हल्का फील होता है, तो वेट 0 हो जाता है उस समय। इफ पीसेज ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम ए सेम हाइट से गिर रहे हैं तो कौन सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहले पहुंचेगा? जब कंडीशंस कुछ भी नहीं दिया है, वैक्यूम में है तो सेम टाइम में पहुंचेगा, ठीक है, तीनों सेम टाइम में पहुंचेगा। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन था? द 2 balls ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, देन सेम टाइम में पहुंचेगा दोनों, ठीक है ना, दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा, क्योंकि ये गैलीलियो साहब बताए थे ये बात। 2 balls A एंड B आर, वो कंडीशन देगा तब, एयर में हो रहा है तो रेजिस्टेंस एयर देगा तब, नहीं कुछ दिया तो हम वैक्यूम ही मानेंगे। वैक्यूम में सेम टाइम में पहुंचेगा, एयर में मास पे डिपेंड करेगा, जिसका ज़्यादा मास है वो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन कंडीशन नहीं दिया ना कुछ भी। 2 balls A एंड B आर, 2 बॉल का मास दे दिया, दे ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे पूछ दिया हाइट ऑफ 20 मीटर, बोले तो ये एटमॉस्फेयर में आ गया, तो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जाएगा
तो फिर जिसका मास ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा, तो 10 kg वाला पहले पहुंचेगा, ठीक है, ए पहले पहुंचेगा। द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का वेट क्या होता है, पोल पे ज़्यादा होगा क्योंकि जी पोल पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, if a ball is dropped from the top of an high building with a constant acceleration g इतना, what will be the velocity after 3 seconds? वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सीलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, और बिल्डिंग का हाइट का बारे में कुछ जिक्र नहीं है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, नहीं उसमें s नहीं आना चाहिए, तो s नहीं आएगा तो v बराबर u प्लस 80 से कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर जूम कर दीजिए। हमारा क्या है क्वेश्चन, v बराबर u प्लस 80 पढ़े हैं आप, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन g है आपका, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। पहले वेलोसिटी कितना था, शुरुआत में हमारा वेलोसिटी कितना था 0, तो 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना है आपका 9.8 इंटू टाइम कितना है 3, तो ये कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 29.4, तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1%, अगर रेडियस को हम 1% से श्रिंक कर दिए, मास सेम है, तो जी जो होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होगा, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है gm/r², पढ़े हैं ना। तो बाकी सब कुछ सेम है, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितना 1% से श्रिंक हुआ है ना, तो अगला वाला इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.1 r हो जाएगा, 1% कम गया है, मतलब कितना हो जाएगा वो, अरे तो 1 का कितना % होगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा ना, तो पहला r है तो दूसरा कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा ना, 1% से श्रिंक हुआ है तो कितना आएगा वो 0.01, हाँ, तो 0.01 r का होल स्क्वायर, तो इसका कितना सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0001 r², 1/, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1/, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो आएगा ना, 10,000 हो जाएगा ना ये, पहला हमारा R1 था R2 हमारा क्या हो गया 1% श्रिंक हो गया, इसका मतलब कि 0.9 r हो गया, समझ गए इतना। तो G1 तो हमारा G के बराबर है फिलहाल, तो हमारा G2 कितना हो जाएगा, G2 होता है फॉर्मूला कितना gm/r², है ना, तो इसको हम लोग R2 को कितना लिख सकते हैं, gm/r2 की जगह पे 0.99 r², यानी सॉरी 0.99 का स्क्वायर और r², इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/0.99 गुने 0.99, और ये हो जाएगा gm/r², तो g है आपका, है ना, तो ये हो जाएगा 2 शून्य यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा 2 शून्य यहाँ आ गया, तो ये कितना आया 99 × 99 करिए, हाँ कितना आएगा, उसको 10,000 से भागा लगा दीजिए, 10,000 डिवाइडेड बाई 99 का स्क्वायर, ये आपका क्या आया g' आया, तो इसको अभी सॉल्व मत करिए, g' माइनस g कितना आ जाएगा बताइए,
10,000 बाई 99 का स्क्वायर -1 आएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 100 इंटू 100 करो ना फिलहाल, ठीक है ना। 100 इंटू 100 माइनस 99 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 99 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 99 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 100 प्लस 99 कितना हो जाएगा 199, और 100 माइनस 99 1 डिवाइडेड बाई 99 का स्क्वायर कितना आएगा, श्रिंक बाई है कि श्रिंक 2 है? हैं? नहीं 99 का स्क्वायर करो ना कोई मोबाइल में। तो जी डैश माइनस जी हमारा इतना आया। अगर जी डैश माइनस जी बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज 2% आ जाएगा, और इंटू 100 तो ये क्या बोलते हैं 2% होगा। इंटू 100 हम लोग कर देंगे तो इंटू 100 में हो जाएगा 2.0%। ठीक है, तो हमारा जो है बस कुछ नहीं था, खाली लेंदी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट तो इंक्रीज बाई 2%, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है डिस्ट्रक्टिव है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है, नॉर्मली 9.8 होता है ना, तो इससे ज़्यादा होगा वो। हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर में लेंगे तो 980 हो जाएगा ना वो। तो 980 से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक बोले तो सरफेस ऑफ द अर्थ से हमारा क्या हो रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ से वो क्या हो रहा है, टूट रहा है ना अर्थक्वेक, तो 9.8 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज 100 kg, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, अरे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 10⁻⁶, तो मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून कितना होगा, सिंपल mg। हम पढ़े हैं वेट ऑफ मून डिवाइडेड वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मून कितना होता है 6। यह आप पढ़े हैं ना कि आपका वेट 1/6 हो जाता है मून पे जाने पे, तो दोनों का वेट करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ इंटू जी ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मून इंटू जी ऑफ द मून इक्वल टू 6। तो हमारा मास ऑफ द अर्थ ऊपर कीजिए कितना है, मास ऑफ द अर्थ है 100 kg, तो 100 इंटू जी कितना है अर्थ का 10 है, डिवाइडेड मास ऑफ द मून कितना है, मास ऑफ द मून पता करना है हमको, तो m मान लेते हैं इंटू ये हमारा कितना है 10⁻⁶ इक्वल टू 6। ये हो गया 3, तो 3 यहाँ से कट के हो जाएगा ये वाला 10 के पावर 3, और इसको उधर करेंगे तो 6 इंटू 10 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 1/6000। 1/6000 ऑप्शन में है क्या, है मीटर में ना सर, ये अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये GE है। और मास कौन से क्वांटिटी में लिखा हुआ है 100 kg। ठीक तो है, मास ऑफ दी वेट बराबर mg, मास इंटू जी 100 × 10 बराबर मास ऑफ द मून इंटू ग्रेविटी ऑफ द मून। ग्रेविटी ऑफ द मून 10⁻⁶ है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 10⁻⁶, देन मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज। क्या क्वेश्चन, मास कितना था उसका 100 kg थी, ये भी 100 kg होगा। उधर करो कैलकुलेशन का जरूरत नहीं था, IAS का क्वेश्चन है क्या, उसी का होगा, घुमा दिया था। मास कभी भी नहीं बदलता, मास कोई भी बॉडी का कहीं भी चल जाओ, दुनिया के कोई भी कोना चल जाओ, मास सेम रहेगा, वेट 1/6 होगा।
तो मास जो है बॉडी का अर्थ पे 100 kg है, तो मून पे भी 100 kg होगा, ये ऐसे ही फंसाने के लिए दिया है। वेटलेसनेस इज, वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है? जीरो ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ 4400 किलोमीटर पर आवर, वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड? अच्छा, अर्थ इतना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है फिर भी हमको फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा रिलेटिव स्पीड जो है जीरो है ना। ठीक है, अर्थ का और अर्थ का ऑर्बिट रिलेटिव स्पीड जीरो है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से मूव कर रहा है। बी ऑप्शन। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स, विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट कंसिक्वेंसेज? क्या रिजल्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है जीरो हो जाएगा, वेट और मास जो है सेम रहेगा, और मास जो होगा जीरो हो जाएगा, मास तो बदलेगा नहीं, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। ये पहला ऑप्शन, वेट जीरो हो जाएगा, मास लेकिन सेम का सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता है? अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के कारण। डज नॉट एग्जिस्ट एज सच, वो डिस्टेंस पर अर्थ नहीं आता। न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून। दोनों के बीच में आने का। प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर स्टेडी मोशन, प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेशन फॉर इस मोशन। ये देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, ऑर्बिटल सैटेलाइट जो है गिरता क्यों नहीं है? जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पास भी अपना खुद का एनर्जी रहता है, तो और प्रोवाइड, बैक करो क्वेश्चन पूरा, मतलब माइंड से चला गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सन अर्थ के चारों ओर घूम रहा है वो गिरता नहीं है, क्यों? बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस। हाँ, पहला ही ऑप्शन होगा। नहीं, सैटेलाइट है ना जी, सैटेलाइट तो इसके वेलोसिटी से ऊपर चला जाता है, तो 11.2 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो अर्थ का इफेक्ट खत्म हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो अर्थ के सेम स्पीड से चलेगा, कंटिन्यूसली एक्टिव इन ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितना होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट बाय द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट बाय द सैटेलाइट। देखो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है पूरे ऑर्बिट में एक्टिव रहता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से लेता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय द सैटेलाइट। ठीक है, ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ, ये बी ऑप्शन। ठीक है, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी मतलब सेम होता है। कहने का मतलब कि जो सैटेलाइट का स्पीड है और वेलोसिटी है और सैटेलाइट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा अर्थ का भी है। मैंने अर्थ अपने रोटेशन कितना दिन में कंप्लीट करता है? 24 घंटा में। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी 24 घंटा में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो है सेम होता है, इसलिए एक्टिव रहता है हमेशा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी ऊपर ही दे दिया था। द नोन फोर्स ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विथ रेफरेंस टू देम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, 4 क्लास में हम पढ़े हैं फोर्स को, ग्रेविटी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है सिर्फ जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसी में लगेगा। वेक न्यूक्लियर फोर्स जो है रेडियो एक्टिविटी करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में रखे रहता है। तो डी ऑप्शन सही है। न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रखे रहता है, हिलने नहीं देता इधर उधर। If a person sitting in a lift, then when will we feel that weight gets increased? लिफ्ट में है, उसका वेट कब बढ़ेगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा। नहीं, नीचे की ओर जाएगा तो mg ऊपर बढ़ जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो वेट कम जाएगा। कल ही तो पढ़ाए आपको, कल पढ़ाए थे ना। अरे यार तुम लोग, हमारा mg किधर लगता? नीचे की ओर। अब लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो जी किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। एक्सेलरेशन वो भी ऊपर की ओर लगेगा। ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही, बोल तो रहे हैं हम। अब ऊपर की ओर जाएगा तो एम ए तो ऊपर लगेगा ना, तो mg माइनस एम ए हो जाएगा ना नेट वेट। लेकिन अगर बॉडी नीचे की ओर आ रहा है लिफ्ट, तो mg तो नीचे लगता ही है। अब वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी नीचे लगेगा।
तो mg प्लस ma जो है तुम्हारा टोटल लग जाएगा, तो नीचे की ओर तुम्हारा जो है ग्रेविटी बढ़ जाता है, कोई भी अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो, ठीक है ना। ऊपर जाओगे तो घट जाएगा क्योंकि ma जो है पलट जाता है। सूडो फोर्स, नहीं रुक जाओ, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। कल वाला लाओ तो मोबाइल थोड़ा देर के लिए बंद करो। ये m मास का बॉडी है तो उसका वेट जो है mg लगता है नीचे की ओर, ठीक है। बॉडी अगर अपवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स जो होता है वो अपोजिट लगता है अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन के अपोजिट। जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स जनरेट होता है। इसलिए हम जो है लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ये आ जाएगा, इसलिए वेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स किधर लगता है, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट साइड। तो स्यूडो फोर्स ma जो है किधर जगेगा, नीचे की ओर जा रहा है ऊपर, लेकिन लग जाएगा नीचे। अगर नीचे जाएगा तो लग जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे जब ऊपर जब जाएगा बॉडी तो हमारा अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्यूडो फोर्स पढ़ना है। ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन में होगा तो उसको स्यूडो फोर्स लगेगा। मास इनटू ग्रेविटी और एगो स्यूडो फोर्स। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows down at a ball slows to a stop because ball नीचे रुक कैसे गया, कौन उसको रोका? There is a force on the ball opposing the motion, है ना। तो C ऑप्शन, उसको कोई रोक रहा था इसलिए रुका, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g। 26 का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 2π√L/g। तो L लेंथ पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड फॉर्मूला पढ़ेगा ना, 2π√L/g, तो लेंथ पर डिपेंड करता है। वाई डू पेंडुलम चेक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर, समर में टाइम क्यों लूज हो जाता है, क्योंकि हमारा समर का जो दिन का जो होता है समय वो लंबा होता है ना। लेंथ बढ़ जाता है पेंडुलम की लेंथ ऑटोमेटिक समर में बढ़ जाएगा। समर में हमारा दिन बढ़ जाता है। नहीं टाइम पीरियड जो होता है वो समर में हमारा डे बढ़ जाता है ना, तो वो बैक हो जाता है। अब भाई 24 घंटा का है, ये तो भाई 24 घंटा फिक्स है, तुम्हारा ये 25 घंटा हो गया, ये तो 24 घंटा दिखाएगा ना। अब जैसे किसी महीना में 31 दिन का महीना है तो तुम्हारा घड़ी में थोड़ी 31 दिन दिखाएगा, लेकिन 30 दिन का है तो 31 दिखाएगा, तो उसकी वजह से होता है। ए गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन ए सिटिंग पोजिशन, व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी। गर्ल अगर खड़ी हो जाएगी, ठीक है, अगर सिटिंग पोजीशन में गर्ल जो है झूला झूल रही है और गर्ल अगर खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर वो खड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसका बढ़ेगा कि घट जाएगा? हाँ, जल्दी स्विंग होगा, स्पीड से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सही बात है, क्यों कम होगा? क्योंकि उसका जो फोर्स एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी चेंज, मतलब नहीं, देखो एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी सही है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मास आई ओमेगा पढ़े हैं, इधर जूम कीजिए बता देते हैं क्या है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हमेशा कंजर्व रहेगा ये सब चीज़ में, तो आई ओमेगा होता है, ठीक है। वेलोसिटी पे तो फर्क हो रहा नहीं, तो हमारा आई होता है मास इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप बैठे हुए हैं तो आर ज़्यादा है, जब आप खड़े हो गए तो आर कम गया, ठीक है। तो जब आप खड़े हो गए तो आर आपका कम गया, तो आर आपका कम गया तो आर जब कम जाएगा तो आई कमेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा आपका। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो आप फास्ट मूव कीजिएगा तो टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा ना। समझ में आ रहा? जो उसी तरह से बिल्ली जो है जब छत पर से कूदती है तो उसको चोट नहीं लगता है, अपने आप को सिकोड़ देती है, क्यों? हाँ, मैंने फैला लेती है। तो उसी तरह जो जितना भी हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब क्या करता है, आई ओमेगा को कांस्टेंट कर देता है, आर को उसके हिसाब से कर देता है।
दूसरा क्वेश्चन क्या था, ए पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन, पेंडुलम क्लॉक कौन से महीने में ज़्यादा फास्ट करेगा? विंटर में, क्योंकि उसका डे क्या हो जाएगा? छोटा, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, L छोटा। अभी पढ़े ना कि समर में बैकलॉग हो जाता है, समर में पिछुआ जाता है ना, विंटर में जल्दी हो जाएगा। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है बताइए? 11.2 है ना, और 2.4 मून का होता है। What will happen if an object is thrown into space with a speed of 8 किलोमीटर पर सेकेंड? 8 किलोमीटर पर स्पीड से स्पेस में फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? वापस आएगा, काहे कि 11 से कम है। इससे ज़्यादा स्पीड होगा तभी वो जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। तो 11 से कम है, इसका मतलब वो वापस आ जाएगा, तो इट विल रिटर्न टू अर्थ, बी। नेक्स्ट, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी फिर से पूछा, 11.2। अच्छा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज इट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देयर, इट रिसीव्स, इट इज नियरर टू अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हाँ, वो गैस मॉलिक्यूल बहुत ही कम है वहाँ, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल जो है बहुत ही कम है उसका। द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इन केस ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट इज करेक्ट। अच्छा, ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड से गिरेगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से गिरेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से, बी ऑप्शन। A smooth plane inclined at an angle theta with the horizontal shown in figure. The body starts from rest and slides down on the inclined surface. नीचे की ओर गिर रहा है। The time taken by the body to reach bottom कितना होता है? √2h/g। ये फार्मूला ही होता है डायरेक्ट, अब डिराइव करेंगे बाद में, सीधे याद रखो ये फार्मूला होता ही है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग, द वेट ऑफ द ह्यूमन गोइंग ऑन द मून इज 1/6 होता है, सही बात है। मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है। अर्थ के जैसा ग्रेविटी नहीं होता है, ये भी सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी, तो ए का हो जाएगा 2। बी, पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बी का हो जाएगा 1 पहला ऑप्शन। सी का 4, एक्सरे जो है रोइंटजेन, और डी स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर, तो पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम जो है ऑसिलेशन में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि acceleration 0 when the bob pass through the mean position. In each cycle the bob attains a given velocity twice. Bob acceleration and velocity of the bob are 0 when it reaches its 16th position during the oscillation. गलत, mean position में होता है। Amplitude of oscillation of simple pendulum decreases with time. टाइम के साथ जो है घटता है। मीन पोजीशन पे तो इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर kx होगा, x जितना बढ़ेगा तो x तो मीन पोजीशन पे 0 है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब पहला ऑप्शन से कौन कौन लड़ा है? 1 और 2। इन ईच साइकिल बॉब अटेन्स ए गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, सही बात है, हर एक साइकिल में 2 बार होगा। और चौथा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विथ टाइम। एम्पलीट्यूड जो है पेंडुलम का टाइम के साथ घटता है नहीं। वैक्यूम दिया क्या उसमें कि रेजिस्टेंस कुछ है, एयर कुछ है, वैक्यूम है। वैक्यूम में रहेगा तो घटेगा क्या? कब? जब एटमॉस्फेयर में है वो। ऑसिलेशन है तो मतलब होगा ना, ऑसिलेशन नहीं, 192A उसमें दिया क्या कि ये मतलब अति है, एटमॉस्फेयर में है ये पेंडुलम। वैक्यूम में है तो घटेगा क्या? वैक्यूम में रहेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा क्या? बात सही है, घटता है, एयर रेजिस्टेंस आता है उसमें, एयर की वजह से वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर वर्ड लिखा क्या इसमें? नहीं, जब नहीं दिया है तो वैक्यूम माना जाता है। नेक्स्ट, अब इसको क्या बोलते हैं, आज पढ़ने के बाद ही पढ़ा पाएंगे ना, सरफेस टेंशन पे है। ये सरफेस टेंशन खींच दें, सरफेस टेंशन पढ़ा चुके हैं।
है। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स इज, नैनो छोटा, बहुत छोटा छोटा मटेरियल है तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगा? छोटा छोटा मटेरियल किस चीज़ से वो उस पर इफेक्ट आएगा? टेम्परेचर। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना, क्योंकि वो मिनिमाइज करेगा उसको सरफेस एरिया को। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज द वाटर है सरफेस टेंशन, है ना। सी। ऑयल स्प्लिट्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, इसमें बताइए, ऑयल जो है फैल जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी। नेक्स्ट, लेस डेंस होता है ना। बी। केरोसिन जो है फ्लोट करता है, क्यों? इसका भी डेंसिटी लेस होता है। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल 4S/R, तो क्या होगा? सोप बबल इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाफ, ज़्यादा, ठीक है ना। बबल के अंदर की बात हो रहा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। एक्सेस प्रेशर सोप बबल में 2S/R, एस सरफेस टेंशन है, और सोप बबल में 4S/R। तो एक्सेस प्रेशर कब? मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। ए ऑप्शन। इफ टू बबल्स ऑफ सोप डिफरेंट डायमीटर कम इन कॉन्टैक्ट विद a tube, then what will happen? Size of the bubble remains, the bubble will become smaller and bigger will become bigger, a smaller bubble will become larger and larger will become smaller to get the same size. Both bubble will burst as soon as they come in contact. तो ये सब टॉपिक हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, तब पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोलिशंस का एक टॉपिक है, कोलिशंस बिना पढ़ाए समझ नहीं आएगा आपको। हाँ।